हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब के टू द पॉइंट सेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2022 उसको रिपोर्ट जो है उसको जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स है उसमें 180 देशों का टोटल ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें जो भारत है सबसे नीचे पायदान पर इसे रखा गया है। मतलब 180वीं रैंक जो है वो भारत को दी गई है। तो उसी के बारे में आज के इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे। और जो 180वीं रैंक है उसको लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म भी जारी किया है और कहा है कि जो इस इंडेक्स को लेकर जो भी सूचकांक यूज़ किए गए हैं, जो भी पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं वो गलत तरीके से या तो इंटरप्रेटेड किए गए हैं या उनका जो यूज़ है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो उसी को लेकर ये सारी चीज़ों की चर्चा आज के इस विशेषण में की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है जिसे एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस सूचकांक कहा जाता है, यह जो सूचकांक होता है ये स्वास्थ्य के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है। ये बाई ईयरली इसे जारी किया जाता है। 2 साल में एक बार इसे जारी किया जाता है इस सूचकांक को। इससे पहली बार यह 2002 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको पर्यावरण कानून और नीति के लिए येल सेंटर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में जारी किया गया था। दोस्तों, तो देखिए इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कहा जाता है, इसको इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है और 2002 में इसे सबसे पहले जारी किया गया था। 2002 में जारी करते समय जो इसका नाम था वो पर्यावरण स्थिरता सूचकांक रखा गया था। तो इसी प्रकार इसे जो उस समय जारी किया गया था। इसके अलावा ईपीआई 2022 में 180 देशों का आकलन किया गया है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 180 देशों का टोटल आकलन किया गया है और उसमें 40 जो प्रदर्शन के संकेतांक थे उसको यूज़ किया गया है। 40 पैरामीटर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। 14 पैरामीटर्स यूज़ करने के बाद में भी भारत जो है वो सबसे निचले पायदान पे है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूचकांक में हालिया डाटा का उपयोग किया गया है। इस सूचकांक में संकेतक मापने के लिए विशिष्ट पर्यावरण मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश कितने करीब है उस बात को इसमें परखा गया है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि जो आप एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस सूचकांक है वो पर्यावरण मुद्दों पर इसे जारी किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बैठकें होती हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उन नियम को पूरा करने के लिए कोई भी देश या उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कोई भी देश कितना करीब है या कितना दूर है उसके हिसाब से ही इसे रैंकिंग में रखा जाता है। 40 संकेतक जलवायु परिवर्तन, प्रदर्शन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। 2022 ईपीआई में अपने पहले के आकलन में नए मापदंडों को शामिल किया है। पुराने जो ईपीआई थे उसमें कई पुराने संकेतक थे। उसके अलावा इसमें अभी हाल ही के 2022 के ईपीआई परफॉर्मेंस इंडेक्स में नए संकेतकों को भी यूज किया गया है, जिसमें 2050 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रगति के अनुमानों के साथ साथ नए वायु गुणवत्ता संकेतक भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही स्थायी कीटनाशक जो हैं, जो रिपेलेंट हम जो जो यूज़ करते हैं, उनके उपयोग पर भी इसमें यूज़ किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो रिपेलेंट होते हैं वो रिपेलेंट हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें काफ़ी सारी ऐसी हानिकारक गैसेज होती हैं जो हमारी बॉडी को तो नुकसान करती ही हैं, हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, साथ ही जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी इनसे काफ़ी नुकसान होता है। तो उन सभी सूचकांकों को इसमें संकेतकों को इसमें यूज़ किया गया है और टोटल जो 40 पैरामीटर्स हैं इसमें यूज़ किए गए हैं। आइए देखते हैं जो सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। 180 के रैंक और 18.9 के स्कोर के साथ भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे है।
सिर्फ 18.9 का ये स्कोर भारत को मिल पाया है। यह स्कोर 100 में से दिया जाता है। इसमें 100 में सबसे ऊपर जो देश है उसका 80 का मान लीजिए मार्क आया है, तो भारत का सिर्फ 18.9 ही है, जो कि बहुत कम है। भारत 2020 में इस रैंक में 168 नंबर पे था, और जो उस समय जो स्कोर था वो 27.6 था। तो आप देखेंगे कि जो पिछली बार से जो स्कोर है 27.6 से वो भी गिरकर 18.9 तक आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में जो भारत की स्थिति है, 2020 में जो भारत की स्थिति थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो अब 2022 में और भी खराब हो चुकी है। इम्प्रूव नहीं हुई है और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है इस इंडेक्स के अनुसार। भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार के भी बाद में इसका नंबर आया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार जैसे जो देश हैं इनसे भी नीचे भारत का नंबर आया है। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि भारत में इतने सारे प्रयासों के बाद में इतने सारे एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी हमारे यहाँ पे इको ग्रीन जो इको ग्रीन से लेकर एनवायरनमेंट क्लियरेंस से लेकर जो भी हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे बैटरी सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है, सोलर सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को उपयोग करते हुए के बाद भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम या म्यांमार जैसे जो छोटे छोटे जो देश हैं जिनके पास में पूरे रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी जो वियतनाम, म्यांमार और ये जो सारे देश हैं ये भी भारत से अप इनको रैंक दी गई है। तो ये भी खुद अपने आप में एक सोचने की बात है। दूसरा, इस सूची में जो डेनमार्क है उसको 77.9 स्कोर मिले हैं, जो कि 77.9 स्कोर के साथ में नंबर 1 पर है। और भारत की स्थिति विभिन्न संकेतकों में पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति के हिसाब से देखें तो 178वां स्थान आया है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के हिसाब से देखें तो 179 जो भारत का स्थान है 180 में से आया है। जबकि आप देखेंगे कि भारत में जो जीव हैं, जो भी डेंजर स्थिति में जीव हैं, उन जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बायोडायवर्सिटी को लेकर यह स्थान भी संतोषजनक नहीं है। जैव विविधता आवास सूचकांक में भी 170वां रैंक आया है। प्रजाति संरक्षण सूचकांक में 175वां रैंक आया है। आर्द्र भूमि सॉरी हानि और वायु गुणवत्ता में 179वां नंबर है। पीएम 2.5 जो अपने प्रदूषण से संबंधित होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, उससे संबंधित जो रैंक है वो 171 है। इसके साथ ही कई अन्य जो सूचकांक हैं उसमें भारत की अगर एवरेज अगर पोजीशन आप निकालें तो 175 से ऊपर ही आ रही है। तो इस प्रकार जो ये टोटल है वो जो रैंक है वो भारत का 180वां दिया गया है। पूरी दुनिया में भारत को सबसे नीचे का स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, सरकारी प्रभावशीलता है, उस पर भी जो जोर है वो कम दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा भी है कि सूचकांक में आकलन करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले इन सूचकांकों में से कुछ अनुमानों और अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हैं। जो 40 जो पैरामीटर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, 40 जो पैरामीटर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, इन पैरामीटर्स के अनुसार जो सूचकांकों को इसको डिसाइड किया गया है उसमें अवैज्ञानिक तरीकों का जो उपयोग किया गया है। मंत्रालय ने ऐसी बात कही है। मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी किया है कि ऐसा लगता है कि आधारभूत डेटा का उपयोग सूचकांकों में नहीं किया गया है। कुछ संकेतकों में दिए गए महत्व के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने साथ ही ये भी कहा है कि कई संकेतकों पर वेटेज बदलने से भारत की रैंकिंग कम हुई है, जैसे कि ब्लैक कार्बन वृद्धि है। ब्लैक कार्बन वृद्धि में भारत ने बहुत ही अच्छी तरक्की की है और जो ब्लैक कार्बन है उसको बहुत ही ज़्यादा डाउन किया है। तो भारत का स्कोर वास्तव में 2020 में 32 से बढ़कर 100 के शीर्ष स्कोर में हो गया है, लेकिन इस सूचकांक का जो भार है वो 2020 में 0.018 से 2022 में 0.0038 तक कम कर दिया गया है, जिसके कारण इस सूचकांक में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी भारत की स्थिति डाउन हो गई है। सरकार ने 2050 के लिए ग्रीन हाउस गैस अनुमानों की गणना पर भी आपत्ति जताई है, जो देशों के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्यों में
शामिल है। भारत में जो 2070 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि विकसित देशों के लिए यह 2050 है। दोस्तों बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, जो शुद्ध शून्य जो है, जो जीरो एमिशन है, कार्बन जीरो एमिशन का जो लक्ष्य रखा गया है, वो मीटिंग में जो आईपीसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें 2050 तक, वर्ष 2050 तक का जो टारगेट जीरो एमिशन का रखा गया है वो तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रखा गया है। और इसके बाद ही 2070, वर्ष 2070 तक का जो टारगेट रखा गया है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रखा गया है। तो इन दोनों का जो टारगेट है उसमें 2050 ही एक जनरल टारगेट लेकर ये लोग चले हैं। और इस जनरल टारगेट की वजह से भी जो भारत की रैंक है वो काफ़ी डाउन हो गई है। तो इन सभी कारणों को जो सरकार के मंत्रालय ने इसे पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय ने इसे जारी किया है और इस रिपोर्ट पर घोर आपत्ति अपनी जताई है कि ये रिपोर्ट एकदम गलत है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रिपोर्ट के साथ ही भारत, अगर रिपोर्ट गलत भी मान ली जाए फिर भी अगर भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार भारत को वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों भारत को समझना होगा कि इतनी सारी जो ईपीआई की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी जो भारत पिछले वर्ष का जो सूचकांक था उसमें 168 रैंक करता था। ये रैंक भी काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, जबकि पिछले साल अगर सरकारी बात को माने और सरकारी आंकड़ों को माने तो पिछले साल सारे जो सूचकांक थे वो सब ठीक थे। ईपीआई जब से जारी हुआ है तब से लेकर अब तक भारत 150 के अंडर रैंक भी नहीं ला पाया है, 150 के अंदर भी कभी नहीं आ पाया है। तो ये एक चिंताजनक बात जरूर भारत के लिए है। हालांकि इस साल के ईपीआई को डिपार्टमेंट और सरकार मानने से इनकार कर रही हो, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। भारत के लिए अभी भी ज़रूरी है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में जो लोकल जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं उन इश्यूज को भी एड्रेस करने की कोशिश करे। हालांकि इस ईपीआई की इस रिपोर्ट में उन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया है। अगर उन इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा तो भारत का रैंक हो सकता है और भी नीचे आ जाए। 180 देशों का ये इंडेक्स है, इससे नीचे आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति और भी बुरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो ये ईपीआई इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की है वो इसे ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया था सबसे पहले, और इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और ये इकोनॉमिक सेंटर के लिए येल सेंटर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के द्वारा इसे इस वर्ष जारी किया गया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं और भारत की रैंक को आप ध्यान में रखिएगा। और ईपीआई इंडेक्स पर अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन बने तो उसके लिए भी आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो आज के दोस्तों द टू द पॉइंट सेक्शन में इस विशेषांक में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में जो लोग करंट अफेयर्स या सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट जो वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित आते रहते हैं उनकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे टू द पॉइंट के एक नए विशेषांक में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।